कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई कष्ट, कोई समस्या? नहीं, सब समझ में आ गया। कमाल। कहाँ तक बताए थे कल? कंपाउंड तक बता दिए थे ना। मिक्सचर बताना है। ओके, आइए चालू करें। मिक्सचर। ओ भाई ओ भाई ओ भाई, अरे अरे, हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे? जैसा कि आपने देखा कि कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी है वो अपने पेरेंट एटम पे डिपेंड नहीं करती है ना। मैंने कल आपको बताया था ना कि जैसे अगर आप H2 और O2 से मिलकर क्या बना देंगे, H2O, तो भाई साहब हाइड्रोजन जो है वो रॉकेट फ्यूल में यूज होता है और ऑक्सीजन जलाने वाला, और दोनों कर मिलाकर बना क्या, आग बुझाने वाला। यानी कि इसकी जो प्रॉपर्टी है वो इन दोनों पे डिपेंड है। इज इट क्लियर? है ना। हाँ, चलो आप तो फिर, हाँ क्या था, मिक्सचर। लेकिन मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर की प्रॉपर्टी अपने पेरेंट्स पे डिपेंड करेगी, है ना। मैंने आपको बताया था कि आप ऐसा समझ लें कि भाई साहब नमक और चीनी को मिलाएंगे तो मिर्च भी बन सकता है और खट्टा भी बन सकता है। ये बात कौन कहता है? कंपाउंड। और लेकिन अगर आप नमक और चीनी को मिला रहे हैं तो नमकीन ही बनेगा। ये बात कौन कहता है? क्लियर है ना। सो मिक्सचर इज द कॉम्पोजिशन या कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स, या सबस्टेंस से लिख दो, सही बात है यार, इतनी पंचायती को, और मोर सबस्टेंसेस इन एनी रैंडम प्रोपोर्शन। रैंडम मतलब कुछ भी ले सकते हैं, प्रोपोर्शन। नेक्स्ट पॉइंट, द प्रॉपर्टी ऑफ मिक्सचर, द प्रॉपर्टी ऑफ मिक्सचर डिपेंड्स ऑन पेरेंट एटम, पेरेंट सबस्टेंस। बात खत्म। मिक्सचर कितने तरह के, कौन कौन से? बिल्कुल सही, होमोजीनियस और हेट्रो। एग्जाम्पल, वाटर प्लस ग्लूकोज, पिज्जा, ये भी मिक्सचर ही है, पिज्जा भी हेट्रोजीनियस है ना। अब जरा समझ लीजिए फिर नोट करिएगा। होमोजीनियस मिक्सचर में जो कंपोनेंट्स होंगे वो आपस में इस तरीके से मिक्स्ड होंगे कि माइक्रोस्कोपिक लेवल तक में कोई डिफरेंस नहीं होगा। जैसे अगर मैं पानी और चीनी को मिलाऊं एक गिलास में, वाइट ग्लास में, ट्रांसपेरेंट ग्लास में, और एक साइड पानी और नमक को मिलाकर रख दूं और दोनों को एक साथ रख दूं और बिना टेस्ट किए आप बता सकते हैं क्या कि किसमें चीनी घोला था और किसमें नमक? यानी कि अप टू माइक्रोस्कोपिक कंपोजिशन एकदम सेम होती है। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? सो इन होमोजीनियस मिक्सचर हम लिखेंगे, इन होमोजीनियस मिक्सचर, पहले आप समझ ले फिर लिख लीजिएगा। इन होमोजीनियस मिक्सचर द कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स मतलब जिससे मिलकर बना है मिक्सचर, द कंपोनेंट्स आर मिक्स्ड यूनिफॉर्मली, एकदम एक तरीके से मिलाया जाता है। कहां तक? अप टू माइक्रोस्कोपिक, अप टू माइक्रोस्कोपिक लेवल। आप माइक्रोस्कोपिक लेवल तक में कोई भी फर्क उसमें नहीं बता सकते हैं। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो बहुत कम जगहों पे आपको देखने को मिलेंगी, होमोजीनियस मिक्सचर्स, होमोजीनियस मिक्सचर आर आइसोट्रॉपिक इन नेचर। क्या होता है मैं बता रहा हूं, कैसा होता है? आइसोट्रॉपिक। आइसोट्रॉपिक मिक्सचर का मतलब होता है कि आप किसी भी डायरेक्शन में ट्रैवल करें प्रॉपर्टी सेम रहेगी। थोड़ा क्लियर बना लेते हैं, पहले लिख देता हूं डेफिनेशन, एक सेकेंड। आइसोट्रॉपिक, इसका मतलब हुआ द प्रॉपर्टी दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, ये नया टर्म है थोड़ा ठीक से समझिएगा, इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन ऑफ मोशन या डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, प्रोपगेशन और मोशन। ये मैंने क्या लिखा है अभी बता रहा हूँ, एक सेकेंड दे, सब क्लियर हो जाएगा। देखिए अगर मैं ऐसा कहूँ होमोजीनियस है तो सारी की सारी चीजें यूनिफॉर्मली होंगी ना, बोलो हाँ या ना। अगर यूनिफॉर्मली हैं तो एटम्स एक जैसे होंगे और साथ ही साथ इक्वी डिस्टेंस पे होंगे। कहिए इस बात में कोई प्रॉब्लम है आपको? तो जरा सा मुझे एटम बना लेने दीजिए फिर मैं आपको समझा देता हूँ। यानी कि सारे एटम एक जैसे होंगे, थोड़े छोटे बड़े बन गए मेरे से, है ना, जस्ट इग्नोर इट। आप मान के चलेंगे कि सारा एक जैसा ही है, और ये तो पता नहीं क्या रिंग लटक गया नीचे। आप मान के चलेंगे कि सेम ही है ना, हो गया हमारा काम, हो गया। इस तरीके से कंटिन्यूअस ये चलते चलेगा। अगर मैं इस मॉलिक्यूल पे हूं और इसके राइट साइड में जा रहा हूं और ऊपर जा रहा हूं और नीचे भी जा रहा हूं, एक ही जैसा मॉलिक्यूल सब जगह मिल रहा है ना, क्योंकि होमोजीनियस है। और होमोजीनियस में कैसा मिक्सिंग होगा? यूनिफॉर्मली मिक्सिंग होगा। और अगर कोई चीज यूनिफॉर्मली मिक्स्ड है इसका मतलब ये हुआ कि जैसा पार्टिकल एक जहां पे है वहां पे उसी की तरह का पार्टिकल सब जगहों पे अवेलेबल है। बोलिए हाँ या ना। तो अगर कोई जैसे आपको पता होगा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? रो एल बाई ए होता है ना। फिक्स मटेरियल के लिए रेजिस्टिविटी कांस्टेंट होगी और एरिया भी कांस्टेंट होगा,
यानी रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा है? लेंथ पे। अगर कोई आदमी इस एटम से इस एटम तक चले तो एक ही डिस्टेंस मिलेगा ना, इधर भी L, इधर भी L, इधर भी L, बोलिए इक्वल डिस्टेंस मिल रहा है, यानी इस डायरेक्शन का रेजिस्टेंस भी सेम होगा, इसका भी रेजिस्टेंस सेम होगा और इसका भी रेजिस्टेंस सेम होगा, यानी कि आप किधर भी चलिए रेजिस्टेंस आपको कैसा मिल रहा है? सेम मिल रहा है। यही बात लिखा है मैंने, द प्रॉपर्टी दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन और मोशन। आप किधर भी चलिए प्रॉपर्टी सेम मिलेगी, और ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या नाम देते हैं? आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी। तो होमोजीनियस कैसा होगा? आइसोट्रॉपिक होगा। लेकिन हेट्रोजीनियस तो नहीं होगा, क्योंकि उसमें सारे मॉलिक्यूल्स हो सकता है यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, यहाँ नीचे का खाली होगा, तो ऊपर यहाँ से यहाँ डिस्टेंस अलग हो जाएगा, है ना? मेरी बात समझ में आई या नहीं? क्लियर है? चलिए अब नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया? देखने में दिक्कत हो रही है क्या? थोड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा। हाँ थोड़ा बड़ा लिखें, थोड़ा सा कोशिश करते हैं। हाँ इसको अच्छा कुछ छूट गया था क्या? हाँ जी ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत टाइम है हमारे पास, आराम से नोट करो, आपका सिलेबस टाइम पे ही खत्म होगा, टाइम से पहले ही। हो गया? कुछ बच्चे लिख रहे हैं, हो गया ना? चलो तुम लोग नोट करो, तब तक मैं डायग्राम सही कर देता हूँ यार, बैठे बैठे क्या करो, ये लगता है सही की जगह और ख़राब ही कर दिया, तब तक मैं गोले बना देता हूँ। ये और ख़राब ही हो गया है, और ख़राब हो गया ना? नहीं मेरी ड्राइंग ऐसे ही बहुत ख़राब है, यही वजह है कि मैंने बायोलॉजी नहीं लिया कभी। और अगर किसी की ड्राइंग ख़राब है और उसने बायोलॉजी लिया है तो उसकी ज़िंदगी का जिम्मेदार वो खुद ही होगा। भाई बोर्ड तो पास करना है ना, तो आप डायग्राम कैसे बनाएंगे अगर आपका डायग्राम ख़राब है? चलो ठीक है, आप पढ़ लिख के डॉक्टर बन जाएंगे, नीट क्रैक कर लेंगे, लेकिन बोर्ड पास करोगे तभी तो, है कि नहीं? सबसे पहले तो बोर्ड पास करना है ना यार। हो गया? ठीक है। कुछ और भी प्रॉपर्टी होती है होमोजीनियस की, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। द कॉम्पोनेंट्स ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर कैनॉट बी व्यूड बाय नेकेड आइज। एक बार मिक्सचर बनने के बाद, होमोजीनियस मिक्सचर बनने के बाद जो उसके कंपोनेंट्स होते हैं वो आपको दिखेंगे नहीं अपनी नॉर्मल आंखों से, है ना? जैसे पानी और चीनी का शरबत बन गया तो क्या आप देखकर थोड़ी बता सकते हैं कि पानी में क्या घोला है आपने? ये अलग है, ऐसा कहाँ पे बाबू? द कंपोनेंट्स ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर कैन नॉट बी व्यूड बाय नेकेड आइज। हाँ बाबू, हाँ, इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, मतलब आप किधर चल रहे हैं इससे कोई मैटर नहीं करता, आप किधर भी चले प्रॉपर्टी सेम मिलेगी। ठीक है? होमोजीनियस मिक्सचर का कुछ एग्जांपल बता दो, बताओ कुछ एग्जांपल बताओ होमोजीनियस का। पानी और चीनी, पानी और नमक मत बोल देना आप, H2O प्लस शुगर और सॉल्ट भी, और पिज्जा हेट्रोजीनियस हो गया ना? क्या हुआ? अरे कोई बात नहीं, क्या हुआ? क्या बोल रहे? वाइन, ब्लड, बिल्कुल सही बात है ना? क्या आपका कभी देखे हैं कि माथा का ब्लड कुछ और है, पैर का ब्लड कुछ और? सब एक ही जैसा होता है। यकीन ना है तो घर पे जाके काट के देखिएगा, है ना? ठीक है। ब्लड, समुद्र का पानी, कोल्ड ड्रिंक, है ना? ये सब होमोजीनियस है। ठीक है? और कौन? अल्कोहल, अरे वो तो मिलाने वाले पे डिपेंड करेगा ना, हाँ, कि उसने अच्छे से मिलाया कि नहीं, इसलिए तो लिख दिया वाइन। वाइन में डिफरेंट चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है, कॉम्पोजिशन एक जैसा होता है। क्या आपको समझ में आया? क्लियर है? आगे बढ़े। नेक्स्ट है हमारा कौन सा? नेक्स्ट है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। नेक्स्ट है हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ये साइज सही है ना? दिख रहा है लास्ट तक? ठीक है ना? ओके। हेट्रोजीनियस मिक्सचर, इसमें कैसा होगा? हाँ, इन दिस मिक्सचर components are mixed non uniformly, they are anisotropic, ये कहलाते हैं anisotropic in nature। anisotropic का मतलब होता है कि प्रॉपर्टी चेंज कर जाए डायरेक्शन पर। नोट करें, तब तक हम डायग्राम खेल ले थोड़ा। हो गया? आपको दिख रहा होगा कि अगर आप किसी डायरेक्शन में चले तो इधर एटम मिल रहा है और इधर बहुत दूर मिल रहा है, यानी इधर की प्रॉपर्टी अलग होगी और इस साइड की प्रॉपर्टी अलग होगी, है ना? यानी कि ये डिपेंड करेगा इसका प्रॉपर्टी ऑन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी कि ये कैसा हुआ? एनाइसोट्रॉपिक। बोलिए क्लियर है? क्लियर है? अब नेक्स्ट क्या है हमारा? हेट्रोजीनियस होमोजीनियस मिक्सचर हो गया। नेक्स्ट कंपाउंड हमने पढ़ा था ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, है ना? बहुत छोटा डिफिनीशन है। ऑर्गेनिक अपन डिटेल में पढ़ेंगे ही, तो वहां पे बात कर लेंगे। हाँ ठीक है, पूरा डिटेल में हमें पढ़ना है। आइए अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग चालू करते हैं, जिसका नाम है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम। जरा ठीक से समझिएगा, अगर कोई एटम होता है तो उसके पास कोई सिंबल होता है। हम उस सिंबल को दिखा रहे हैं एक्स से। किससे? एक्स से। और उस सिंबल के इर्द गिर्द में दो चीजें होती हैं। कौन कौन सी चीजें होती हैं? एक होता है जेड और दूसरा होता है ए। जेड और ए। जेड क्या होता है बाबू? जेड को आप कहते हैं एटॉमिक नंबर, और ए को आप क्या कहते हैं? एटॉमिक, मुझे पता था क्या, किधर? वो आप किधर भी लिख सकते हैं, इधर भी लिख सकते हैं, इधर भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लिख देता हूँ, मेरी मर्जी। हाँ, ये ध्यान रखेंगे, इसे एटॉमिक मास नहीं कहते हैं, है ना? अगर कोई आपको कंफ्यूज करे तो उसे मेरा नंबर दे दीजिएगा और कहिएगा कि आपको और पढ़ने की जरूरत है। इसे कहते हैं बाबू मास नंबर।
आपको 1 से 2 क्लास में क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक मास एंड मास नंबर। एटॉमिक मास जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है मास है, और मास का कोई ना कोई यूनिट होगा, लेकिन मास नंबर का कोई यूनिट होता है क्या? नहीं होता है। मास नंबर का कोई भी यूनिट नहीं होगा। तो एटॉमिक मास के साथ कुछ ना कुछ यूनिट लगाया जाएगा, लेकिन मास नंबर के साथ कोई भी यूनिट नहीं लगाया जाएगा। क्या मेरी बात आपको समझ में आई है ना? तो अगर कोई आपको कहे कि एटॉमिक मास कहते हैं तो ये गलत है, एग्जैक्टली गलत है ना? ठीक। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक मास एंड मास नंबर। एटॉमिक मास विल हैव सम यूनिट और मास नंबर विल नॉट हैव एनी यूनिट। इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है। ठीक है, पहली बात। अब दूसरी बात, पूरा नहीं मिटाना था भाई। दूसरी बात, यहाँ पर जो Z है और जो एटॉमिक नंबर है ये हमेशा किसके बराबर होगा? प्रोटॉन के बराबर, है ना? मूसले ने जो एक्सपेरिमेंट किया था ना, मूसले ने एक्सरे का एक्सपेरिमेंट कर रहा था एक, तो उसने पाया कि डिफरेंट मेटल्स के लिए डिफरेंट इक्वेशन आ रहा है, और इस इक्वेशन में उसने पाया कि एक क्वांटिटी जो है वो बार बार चेंज हो रही है, बाकी ये दोनों फिक्स रह रहा है और फ्रीक्वेंसी के इन्वर्सली स्क्वायर रूट पे आ रहा है ना? और इसी नंबर का उसने क्या नाम दिया? प्रोटॉन नंबर। इसी को उसने कहा प्रोटॉन नंबर। और बाद में देखा गया कि ये नंबर हर डिफरेंट एलिमेंट के लिए डिफरेंट है, यानी कि एक तरीके से कहिए कि एलिमेंट का आधार कार्ड है। एलिमेंट का आधार कार्ड ही कहेंगे ना। अगर आपका आधार कार्ड आपके दोस्त के जैसा सेम हो सकता है क्या? यानी कि ये एलिमेंट के डिफरेंस बता रहा है। बाद में इसे ही हमने कह दिया एटॉमिक नंबर। बात समझ में आई है ना? तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जेड जो होगा वो एटॉमिक नंबर कहलाएगा, और ये हमेशा किसके बराबर होगा बाबू? प्रोटॉन के बराबर होगा। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन, दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। साथ ही साथ जो मास नंबर है ये ही कहलाता है न्यूक्लियॉन्स। और न्यूक्लियॉन्स का मतलब होता है पार्टिकल्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियस में कौन कौन प्रेजेंट होता है? यानी कि मास नंबर इज इक्वल टू P प्लस N। बोलो हाँ या ना? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, है ना? यहाँ पे P है नंबर ऑफ प्रोटॉन और N है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, क्लियर है? नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। कहाँ पे? विल हैव सम यूनिट, कुछ यूनिट होगा। ऐसा कर ले, इसको लिख ले यूनिटलेस। कहाँ नहीं दिख रहा बताओ? न्यूक्लियॉन्स पार्टिकल्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। ठीक है, ज़्यादा नीचे हो जा रहा है क्या? हो गया? हाँ, कौन सा बाबू? हाँ, नहीं, एटॉमिक मास और मास नंबर में मैंने डिफरेंस बताया है। मैंने बताया है कि एटॉमिक मास का मतलब होगा कि इसका कुछ ना कुछ यूनिट होगा, और मास नंबर का मतलब है कि इसका कोई भी यूनिट नहीं होगा। और यहाँ पर जो भी लिखा हुआ होता है वो मास नंबर ही होता है। ठीक है, थोड़े कम पढ़े लिखे लोग जो होते हैं वो बता देते हैं कि दैट इज कॉल्ड एटॉमिक मास। हालांकि काम चल जाता है, लेकिन अगर आप एग्जैक्टली देखेंगे तो इसे एटॉमिक मास कहना पाप है। हाँ बिल्कुल फ़र्क है, आप देखेंगे। जैसे मैं आपको बताऊं, इतना तो थोड़ा बहुत आइडिया होगा, लिखिए यहाँ तक। जैसे मैं आपको बताऊं, कुछ छूट गया इसके बाद एक पेज लिखा था ना? नहीं, कोई बात नहीं। जैसे देखिए, आगे चल के आपको मालूम चलेगा कि क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स होते हैं, एक हुआ 35 और एक हुआ 37। ये इसका हुआ मास नंबर और ये इसका हुआ मास नंबर, है ना? अगर मैं इसी में यूनिट लगा दूंगा तो ये हो जाएगा एटॉमिक मास। मतलब ये कहलाएगा 35 AMU और ये कहलाएगा 37 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। अगर मैं इसी मास नंबर में लगा दूंगा ग्राम पर मोल तो ये हो जाएगा 1 मोल का मास, है ना? और अगर मैं इन दोनों का एवरेज उठा लूंगा तो ये मुझे मिलेगा 35.5, जो कि क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास होता है और जो कि आप यूज करते हैं। मेरी बात समझ में आई है? थोड़ी बहुत आई होगी, है ना? आगे बहुत क्रिस्टल क्लियर होगा, आप टेंशन न लें। फिलहाल के लिए बस थोड़ा पैसेंस रखें बस। बोलिए, समझ में आया? यहाँ तक समझ में आ गया ना, है ना? तो अब आपको निकालना आना चाहिए बहुत अच्छे से नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। क्योंकि अगर आपको ये आता है तो आप समझिए कि आइसोटोप्स, आइसोबार, इन सब में फ़र्क आप समझ में आ जाएगा। जैसे अगर मैं लिखता हूँ सोडियम 1123, तो बताइए कितने प्रोटॉन्स? 11। और न्यूट्रॉन कितने? देखिए, सबसे पहले तो प्रोटॉन निकाल लिए, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है, ये वाला वैल्यू चिपका देना यहाँ पे। उसके बाद
P प्लस N कितना 23 ना, ऊपर वाला क्या था मास नंबर, और मास नंबर इज इक्वल टू P प्लस N, तो ये आ गया 23, तो यहां से N की वैल्यू आ जाएगी क्या, आ गया ना। अब किसका वैल्यू बच गया, इलेक्ट्रॉन का, तो याद रखिएगा P बराबर E इफ न्यूट्रल, अगर कोई चार्ज नहीं है तो, है ना। न्यूट्रल बोले तो किसके किसके लिए, न्यूट्रल एटम हो, अगर न्यूट्रल एटम है तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होंगे, क्यों, अगर न्यूट्रल है तो इसका मतलब कि उस पर कोई चार्ज नहीं है, यानी कि जितना पॉजिटिव होगा उतना ही निगेटिव होगा, तभी ना ये बात पॉसिबल है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, बात समझ में आया, बात समझ में आया, तो जरा फटाफट निकाल के बताइए। O8 16 प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन 8 8 8 बिल्कुल सही, और इसका कितना आएगा 9 9 और 10, क्लियर है ना। अगर मैं कहूं अब इसका निकाल के बताइए, बताएं जरा। सोडियम प्लस है, पहले आप लोग इसको नोट कर ले, है ना, क्योंकि मैं फिर डिलीट करूंगा, इसके पहले वाला नहीं किए थे, हो गया कितना बाबू, प्रोटॉन कितना 11, इलेक्ट्रॉन 34, नहीं देखिए नहीं पता था अभी तक, कोई बात नहीं, अब सीख के जाइए, है ना। आइए मैं इसे हटा देता हूं ताकि अच्छे से कंपैरिजन आप कर सकें। जैसे ही मैंने Na प्लस लिखा तो एक बात आप समझ लीजिए, नीचे में और ऊपर में कोई चेंज नहीं था, मतलब एटॉमिक नंबर 11 ही होगा और मास नंबर 23 ही होगा, फिक्स है, ठीक। तो प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या, चेंज क्या होगा। अब एक बात को एकदम गांठ बांध लीजिएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहां पे होते हैं, न्यूक्लियस में। चार्ज के लिए हमेशा रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, इलेक्ट्रॉन। इस पे कौन सा चार्ज, प्लस या माइनस, प्लस, अरे इलेक्ट्रॉन पे नहीं, इस पे सोडियम पे कौन सा चार्ज, प्लस चार्ज, यानी इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा या प्रोटॉन कम, प्रोटॉन ज्यादा होगा और इलेक्ट्रॉन, क्या मेरी बात समझ में आई। तो प्रोटॉन को तो हम कम ज्यादा कर नहीं सकते, क्योंकि प्रोटॉन में तो छेड़छाड़ अलाउड नहीं है, क्योंकि चार्ज के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन, इलेक्ट्रॉन। तो अब क्या करना होगा, इलेक्ट्रॉन को कम करेंगे, इलेक्ट्रॉन को कितना कम करेंगे, जितना चार्ज होगा, बात समझ में आई। यानी इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू P माइनस 1, यानी 11 माइनस 1 यानी 10। एक बार फिर से समझिएगा, अगर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होता तो न्यूट्रल होता, क्या ये न्यूट्रल है, नहीं, कौन सा चार्ज है, प्लस, यानी इलेक्ट्रॉन कम कर दो, प्रोटॉन में छेड़छाड़ नहीं करेंगे, इलेक्ट्रॉन कम कर दो। अच्छा अगर ऐसा होता नहीं है, फिर भी मान लो मैं सोडियम पे माइनस चार्ज कर देता, तब इलेक्ट्रॉन कितना होता, 12, 11 प्लस 1, क्योंकि निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन की वजह से आता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तभी आ रहा है। अब बात समझ में आ गई, हालांकि सोडियम पे निगेटिव कभी नहीं आएगा, नोट करें, समझ में आ गया, बन जाएगा अब, तो बनाओ फिर, कितना 10, बिल्कुल सही है ना। तो प्रोटॉन की संख्या सबसे पहले निकाल देंगे, और न्यूट्रॉन 10 है ना, 19 माइनस 9 डायरेक्ट भी अब आप कर सकते हैं। और अब इलेक्ट्रॉन देखेंगे, क्या इस पे माइनस चार्ज है, बिल्कुल है, यानी कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, यानी कि प्रोटॉन प्लस 1, यानी कि 9 प्लस 1 यानी 10, बोलिए समझ में आया, है ना। अच्छा अगर किसी का इलेक्ट्रॉन सेम होता है ना, तो हम उसे आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं, आगे मैं लिखवा दूंगा आपको, फिलहाल के लिए बता रहा हूं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं, यानी कि Na प्लस और F माइनस कैसा होगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। ये सवाल पूछा हुआ था जेई का और नीट का। देखिए नेक्स्ट आप निकालें, ऑक्सीजन पे 2 माइनस चार्ज है, या -2 भी लिखते हैं इसे, कितना आया बाबू, बिल्कुल, यानी ये तीनों आइसो इलेक्ट्रिक है ना, और यही सवाल आया था, है ना। मैं आपको कल दूंगा सवाल, आज तो टाइम नहीं है। P इक्वल्स टू 8 एंड न्यूट्रॉन इक्वल्स टू 8, और इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, इस बार 2 माइनस चार्ज है, यानी कि प्रोटॉन से 2 जोड़ना पड़ेगा, यानी कि 10 करना पड़ेगा आपको, है ना। तो आपका कंसेप्ट क्या है, नेवर चेंज प्रोटॉन, प्रोटॉन को चेंज मत करिएगा, है ना। ऑलवेज थिंक ओवर इलेक्ट्रॉन, किस पे सोचना है, इलेक्ट्रॉन पे, है ना। यही आपका कंसेप्ट है और यही बात आपको याद रखना है, हो गया। चलिए तो आज यहीं पे छोड़ते हैं, है ना, कल मैं आप लोगों को कराता हूँ इसी पे कुछ क्वेश्चन और डिफरेंट टर्म्स, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत, कोई डाउट बाबू, और कोई डाउट, हाँ बोलो, ठीक है। तो आज यहीं पे एंड करते हैं।